हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और आज इस थ्योरी के बारे में इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों थ्योरीज ने साइंटिस्ट को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जो बोर्स मॉडल है उसके पोस्टुलेट से हटकर थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इन रूल्स ने जो शुरुआत वाले जो मॉडल्स आ रखे थे, स्पेशली जो बोर मॉडल आ रखा था, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस क्रिएट कर दी। ठीक है, जो डी ब्रॉगली इक्वेशन था उसने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की तरह नहीं, उसको हम वेव नेचर की तरह भी अज्यूम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया उसने साइंटिस्ट को ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी वो फिक्स नहीं हो सकती, उसका जो रेडियस है वो फिक्स नहीं हो सकता, जैसा बोर्स मॉडल कहता था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में और इसके जितने टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सारे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्चुअल में यहां पर जो अनसर्टेनिटी वर्ड जो यूज हुआ है उसका मतलब क्या है? एरर। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एरर के बारे में बात करता है कि जब भी हम किसी छोटे जो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाला जो रूल है ये किन में एप्लीकेबल होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं। मैक्रोस्कोपिक किनको बोलते हैं? जो जिनका साइज ज्यादा बड़ा होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है, एटम्स हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए। तो ये जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में ये रूल है। और ये रूल कहता क्या है? पहले इस रूल पर आते हैं, इसके रूल को पढ़ते हैं, फिर उसको समझेंगे। ठीक है, ये रूल कहता क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। कुछ जगहों पर आपको मोमेंटम की जगह पर, ठीक है, वेलोसिटी के लिए भी स्टेटमेंट मिल सकता है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी ही मोमेंटम है, दोनों अलग चीजें होती है। बट पोजीशन के साथ वो मोमेंटम की भी स्टेटमेंट दे सकता है या वेलोसिटी का भी इक्वेशन दे सकता है। ठीक है, पोजीशन एंड मोमेंटम और पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली ठीक है, एक ही साथ। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? एक ही साथ इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। ठीक है, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हम नहीं निकाल पाएंगे। इन दोनों की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे, या सिंपली वैल्यू ऑफ, ये बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी है और पोजीशन है, या मोमेंटम है और पोजीशन है, इन दोनों की वैल्यू को एक साथ हम बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहेगा। और वो जो एरर है उसी को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि जब जब भी हम पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे है, मान लेते हैं एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वेलोसिटी की बात करें मतलब ऑब्वियसली वो मोशन में रहेगा। ठीक है, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जब हम उसकी पोजीशन निकालेंगे तो उसमें हमेशा कोई ना कोई एरर रहेगा। मान लेते हैं पोजीशन के एरर को हम दिखा रहे हैं किससे? डेल्टा एक्स से। ठीक है, वैसे ही अगर वेलोसिटी का जो एरर है उसको दिखा रहे हैं किससे? डेल्टा वी से। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहेगा। ये जो एरर है ये जीरो नहीं हो सकता। दोनों को अगर एक साथ कैलकुलेट करते हैं, दोनों की वैल्यू को एक साथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ एरर इसमें रहेगा। ठीक है, एरर की जो वेलोसिटी का जो एरर है उसको डेल्टा वी से दिखा रहे हैं। यहीं पर जो मोमेंटम वाला जो एरर है, अगर मोमेंटम का एरर को हम बोलें तो हम इसको किससे लिखेंगे? डेल्टा पी से। ठीक है, डेल्टा मतलब एरर के लिए यूज हो रहा है यहां पर। क्लियर हो गया बेटा? तो एक्चुअल में ये क्या बोलता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि इसमें पोजीशन के साथ वेलोसिटी या पोजीशन के साथ मोमेंटम की जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा। और ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है, ये एक्चुअल में कितना एरर रहेगा इसकी भी वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये कहता क्या है?
इसका हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है बेटा, डायरेक्टली हम इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि जो एरर इन पोजीशन रहेगा और जो एरर इन मोमेंटम रहेगा, इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इन दोनों के एरर की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा h/4 के या तो बराबर या उससे ज्यादा रहेगी। ठीक है, मतलब इससे कम एरर नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट अगर कितने भी एक्यूरेटली हम कैलकुलेट करें तो जो इन दोनों के जो एरर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो h/ क्या रहेगा, 4 के बराबर या उससे ज्यादा रहेगा। इसलिए हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कई बार आपको इसका फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो साइन का ध्यान रखना बेटा, जो एरर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेस देन और इक्वल टू अगर लिखा है रहेगा तो गलत है। जो एरर की वैल्यू रहेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जहां पर ये जो डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या अनसर्टेनिटी को ही आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप एरर भी बोल सकते हो, एरर या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। वहीं पर ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एरर और अनसर्टेनिटी, एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर हो गया। तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये बोलता है कि इन दोनों की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एरर या इसके बराबर मिनिमम एरर तो रहेगा ही। ठीक है, और इसी को और अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां क्या लिखते हैं h/2 इंटू 2 और इसमें ये जो h/2 जो है इसी को हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसी को लिख देते हैं h/2। तो एक्चुअल में कुछ जगहों पर एक्सप्रेशन में h/2 को h बार करके भी लिखते हैं बेटा। यहां पर क्या होता है, h बार किसको रिप्रेजेंट करेगा, h/2, ये कई जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और h/2 को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है उसमें जब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि हम इसको दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे, क्योंकि इस मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही देखना, इसी एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं, ये जो मोमेंटम है डेल्टा पी जो था उसी को मैं लिख रहा हूं m इंटू वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 अब यहाँ जो m है ये तो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी में ही तो चेंज आ सकता है, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो एक्चुअल में क्या कर सकते हैं इसको, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, m को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा h/4 तो एक्चुअल में हमारे पास दो इक्वेशंस निकल कर आ गई बेटा, एक जिसमें एरर इन वेलोसिटी आ रहा है और एक जिसमें एरर इन मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाला फॉर्मूला था एक, तो ये था क्या h/4। तो ये दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है, वहां दोनों जगह ही एरर इन पोजीशन है, दोनों जगह ही h/4 है, लेकिन क्या दिख रहा होगा, जब यहां एरर इन वेलोसिटी लिया है तो यहां मास आ रहा है, जब हमने यहां एरर इन मोमेंटम लिया है तो यहां मास नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते समय तो हम इसको इक्वल टू के साइन के साथ लेते हैं, लेकिन जब लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रॉपरली लिखते हैं। क्लियर है। एक्चुअल में इसको एक और भी तरीके से कुछ जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा, इसी में इसको क्या लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा ई मतलब एनर्जी के लिए है इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये जो तीसरा वाला जो इक्वेशन है केमिस्ट्री में वो एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है बेटा, और इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम ये जो ऊपर वाले जो दो फॉर्मूले हैं इनमें से ही कोई एक को यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो रूल है ये कहता है कि ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों के एरर का जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, h/4 या किसी एक कांस्टेंट से ज्यादा या मिनिमम उसके बराबर तो रहेगी। अब ये ऐसा क्यों बोलता है, इसका मतलब ये है कि जब पोजीशन में एरर कम होगा तो वेलोसिटी में एरर बढ़ेगा, और जब वेलोसिटी में एरर बढ़ेगा मतलब अगर वेलोसिटी में एक्यूरेसी बढ़ेगी, मतलब अगर इसमें एरर हम कम करते हैं तो इसमें एरर बढ़ेगा, और इसमें अगर एरर कम करते हैं तो इसमें एरर बढ़ेगा, और कुछ ऐसा बढ़ेगा जिससे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा h/4 से h/4 m के या तो बराबर आएगा या तो उससे बड़ा ही आएगा।
ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये समझना। जैसे मान लेते हैं अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, तो वो हमें दिखाई तो नहीं देता, तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प लेते हैं। ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प ली, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ जो होगा वो क्या रहेगा, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसे। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम उसकी पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मल किसी डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं तो किसी स्केल से मेजर कर सकते हैं, कुछ वैसा ही इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालने के लिए हम किससे निकालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की हेल्प लेके निकालते हैं। तो अगर उसमें हमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, हम चाहते हैं उसमें एरर कम हो, तो ये वेवलेंथ कम होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने कोई ज्यादा बड़ी वेवलेंथ वाली ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लिया, तो जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उतना ज्यादा एरर आएगा। ठीक है, मतलब अगर हमें ज्यादा एक्यूरेटली पोजीशन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये लैम्डा को कम करेंगे। ठीक है, अगर हम डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन की एरर को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम लैम्डा की वैल्यू को कम करेंगे। लेकिन क्या होगा, जब लैम्डा की वैल्यू कम होगी तो इससे एनर्जी तो बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब अगर इसका हमने वेवलेंथ कम किया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इस पर हिट करेगा तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, बहुत ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी या मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू बढ़ जाएगी या मोमेंटम का जो एरर है वो बढ़ जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर हम पोजीशन के एरर को कम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में एरर बढ़ जाएगा या मोमेंटम में एरर बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर उसकी वेवलेंथ कम करने जाएंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो अपनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर देगा उस इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के कैलकुलेशन में ज्यादा एरर आ जाएंगे। समझ में आया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में ज्यादा कैलकुलेशन के समय अगर उसमें ज्यादा एरर आ जाएंगे उसके एनर्जी में, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उसके वेलोसिटी में ज्यादा एरर आ जाएगा, उसके मोमेंटम में ज्यादा एरर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो होता क्या है, जब हम एक के एरर को कम करने जाते हैं तो दूसरे में एरर बढ़ता है, और दूसरे के एरर को कम करने जाएंगे तो पहले वाले में एरर बढ़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि वेलोसिटी या मोमेंटम में एरर कम हो तो हमें कम एनर्जी वाली रेडिएशन यूज करनी पड़ेगी, और कम एनर्जी वाली रेडिएशन यूज करेंगे तो उसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा, और वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा तो पोजीशन में एरर बढ़ जाएगा। तो होता क्या है, ये इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू है। क्यों, क्योंकि जब एक का एरर कम करेंगे तो दूसरे में एरर बढ़ेगा, और जब दूसरे में एरर कम करेंगे तो पहले वाले में एरर बढ़ जाएगा। ठीक है, और दोनों का जो एरर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा इस वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ध्यान से रखना बेटा, ध्यान से अप्लाई करना है। जब वेलोसिटी रहेगा तो मास रहेगा, जब मोमेंटम रहेगा तो यहाँ इक्वेशन में मास नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में ही ऑलरेडी मास इंक्लूड हो चुका है। तो इसके बाद फिर निकालते हैं बेटा कि अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दो तरीके के पार्टिकल्स हमें दे रखे हैं, तो दोनों के लिए जो एरर की वैल्यूज आएंगी उनमें कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, जैसा हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए भी चेक किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम दो चीज़ों में कंपैरिजन देखेंगे। हमने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एग्जांपल लिया है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन का, और जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके एग्जांपल एक बॉल लिया है जिसका मास कितना है, 0.1 kg। ठीक है, तो पहले तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेल्टा एक्स मतलब पोजीशन और वेलोसिटी के एरर का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4πm। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो आपको पता होनी ही चाहिए बेटा। ठीक है, उसको यहाँ यूज करेंगे हम कैलकुलेशंस में। ठीक है, फॉर्मूले में तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इक्वल टू लेकर ही सॉल्व किया करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ देखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, यहाँ इक्वल टू लिख देते हैं। एच की वैल्यू जो है वैसे तो 6.626 होती है, लेकिन सिर्फ 6.6 इंटू 10 टू द पावर क्या ले लेंगे, -34 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 4। पाई की वैल्यू को क्या ले लेंगे बेटा, 22/7। ठीक है, 22/7 लेने से क्या होता है, जो कैलकुलेशंस होते हैं ये ज़्यादा आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये 22 से ये 6.6 जो है वो इजीली क्रॉस ऑफ हो जाता है, जैसे 0.3 से कट हो जाएगा ये। यही देखना 4πm, m की वैल्यू 9.1 होती है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, केवल 9 ले रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा ये, -31। अब यहाँ देखना 7 और ये 0.3 जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये 2.1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
4 × 9 हो गया। यहीं पर ये जो पावर वाली जो वैल्यूज हैं, ये 10⁻³ हुआ, ये 10⁻31 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+31। इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ यहीं पर जब ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 4 दूनी 8, 4×5 = 20। 9 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0, 9×5 = 45 और 9×8 = 72। ये अप्रॉक्स कितना हो जाएगा बेटा, 5.8 × 10⁻⁻5। यूनिट कौन सी आ जाएगी, डिस्टेंस और वेलोसिटी के यूनिट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या हो जाएगा, ये मीटर² पर सेकेंड। ठीक है, इतना एरर आएगा। अब एक्चुअल में ये जो एरर है ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू है। क्यों बड़ी वैल्यू है, क्योंकि एक्चुअल में जो न्यूक्लियस का साइज होता है वही 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में होता है। तो 10⁻⁻10 से ये वैल्यू तो काफी ज्यादा बड़ी है, 10⁵ टाइम्स बड़ी है। ठीक है, तो इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये सिग्निफिकेंट नंबर है। इलेक्ट्रॉन के लिए एरर काफी ज्यादा मायने रखता है, ये तो एक्चुअल में एटम के साइज से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल, ये जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके लिए कैलकुलेट करके देखते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, जो ΔX × ΔV है इक्वल टू, यहाँ h की वैल्यू फिर से क्या कर देते हैं, 6.6 इंटू क्या कर देंगे, 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे क्या लिख देंगे 4, पाई की वैल्यू क्या ले लेंगे 22/7 फिर से, और m की जो वैल्यू है यहाँ दिख रहा होगा बेटा, ये 0.1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0.3, 0.1 और 0.3 को सिर्फ वहां 3 कर सकते हैं, दोनों के डेसिमल हट जाएंगे, 7×21 हो गया, ये हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻34। 4 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 5.25 इंटू 10⁻⁻, हो जाएगा -34 मीटर² पर सेकेंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू काफी कम है। न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15, उससे कहीं 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 छोटी वैल्यूज हैं, और ये जो वैल्यू है ये एक्चुअल में क्या है, नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल है तो हम इसको निग्लेक्ट ही कर देंगे। और इसलिए हम बोलते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैटर करता है किनके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके लिए ही जो एरर आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा। हम जैसे जो बड़े पार्टिकल है उनके लिए तो ये जो एरर है ये मायने ही नहीं रखता। ठीक है, इसको कभी हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ कैलकुलेशन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है बेटा, जब भी इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। वैसे भी सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक वेलोसिटी वाला है, एक मोमेंटम वाला है। बस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के समय 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, और अगर आपने अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया तो बहुत जल्दी नियर बाई आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो कैलकुलेशन के समय आपको क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो जितनी भी वैल्यूज होंगी, ऑल वैल्यूज जो है वो आपको किस में रखनी है, वो SI यूनिट में रखनी है। यहाँ गलती हो जाती है क्योंकि फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम डायरेक्टली वैल्यूज उठा के पुटअप कर देते हैं, यूनिट नहीं देखते, गलत आंसर आएगा और उसके हिसाब से आपको एक गलत ऑप्शन मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है, पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 लोगे तो आपके कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, थोड़ी जिंदगी आसान चलेगी। वैसे आप 3.14 ले लोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए कई बार वेलोसिटी भी देता है और एरर इन वेलोसिटी भी देता है, तो गलती से पहली वाली वैल्यू देखकर ΔV मत समझ लेना। ठीक है, ये V यूज नहीं करेंगे, हमें ΔV की जरूरत है फॉर्मूले में। ठीक है, चौथी चीज क्या है, कई बार वो ΔV जो है या एरर इन वेलोसिटी है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं देता, ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, जैसे आपको क्या बोलेगा, एक ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और उसकी इसमें ये दे देगा, और इसके मेजरमेंट में कितना एरर है, विद एरर 5%। ठीक है, या इसी की जगह पर ये वर्ड क्या यूज कर लेगा, विद अनसर्टेनिटी 5%, विद अनसर्टेनिटी 5%, या इसी की जगह पर ये और दूसरा टर्म क्या यूज कर लेगा, विद एक्यूरेसी 5%। तो इसमें से कोई भी टर्म आपको दिखाई दे रहा है, मतलब समझ जाना है कि उतना परसेंटेज एरर के लिए है। तो एक्चुअल में जो ΔV की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, ये 5% ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, मतलब ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया। तो एक्चुअल में आप वो 50 उठा के फॉर्मूले में नहीं रखोगे, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड जो चीज है इसको उठा के फॉर्मूले में रखना है। क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम न्यूमेरिकल्स। ठीक है,
क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे रखा है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है मतलब डेल्टा वी की वैल्यू पूछी है। आगे क्या बोला है, व्हेन द अनसर्टेनिटी टू इट्स पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1000 एंगस्ट्रॉम, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम दे रखा है। लेकिन 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 ध्यान क्या रखना है आपको कि ये एंगस्ट्रॉम ऐसा यूनिट नहीं है। जब फॉर्मूले में आप यूज करोगे तो सिर्फ 10⁻³ नहीं रखोगे बेटा, इसको हमेशा किस में कन्वर्ट कर दोगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मीटर में रखोगे तो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। समझ में आया। अब इन वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले में रखते हैं। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4πm। कैलकुलेशन में हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू करके कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है ये 10⁻⁻7 है, डेल्टा वी निकालना है हमें। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.6 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, 22/7, ये 22/7। और जो मास की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे तो केवल 9 हम पुटअप कर रहे हैं यहाँ, 10⁻31 हो गया ये। अब बस केवल सॉल्व करना रह गया है। डेल्टा वी ले लेते हैं इधर, यहाँ देखना ये 0.3 टाइम चला जाएगा, ये 0.3 इंटू 7 ये कितना हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा 4 इंटू 9। पावर वाली वैल्यूज को देखना, 10⁻⁻34 है, ये 10⁻⁻31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+31, 10⁻7 नीचे जाएगा और ऊपर जाने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻+7। एक्चुअल में कितना आ जाएगा 10⁻, ये 31 और 7 कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा बेटा एक्चुअल में। अब यहाँ देखना 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.525, और जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.0, 9 5 45, 9 8 72, एक्चुअल में हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻², ये मीटर पर सेकेंड। ये एरर रहेगा किसमें, वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का जो एरर निकल कर आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेट कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 5.79 अप्रॉक्स 5.8 के बराबर आएगा, इंटू 10⁻²। पावर जरूर मैच करना है बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, ऐसा यूनिट दे रखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का एरर दे रखा है, मतलब ये डेल्टा पी की वैल्यू दे रखी है। आगे क्या पूछा है, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज, अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते साथ आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है या मोमेंटम वाला। मोमेंटम वाली चीज दे रखा है तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन, सॉरी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। यहाँ m यूज नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम रहेगा तो m लेने की जरूरत नहीं है, वो मोमेंटम वाले इक्वेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, डेल्टा पी की वैल्यू कितनी दे रखा है 10⁻⁻5 इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू ले लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, 4 पाई आ गया, क्लियर है। ये 22 ये कितना हो जाएगा 0.3, 7 इंटू 0.3 ये कितना हो जाएगा 2.1 डिवाइड बाई 4, 10⁻⁻ हो जाएगा -34। यहाँ देखना ये 10⁻⁻5 को मैं नीचे लाऊंगा तो 10⁻⁻5 रहेगा, ऊपर ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻+5 हो जाएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.525 इंटू 10⁻⁻29, या इसी को क्या लिख देंगे 5.25 इंटू 10⁻⁻30 आ जाएगा। और यूनिट कौन सी रहेगी, मीटर की, क्योंकि सारी चीजें हमने ऐसा यूनिट में रखा है। ठीक, कौन सा वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁻30, पहले वाले ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है देखना, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग एट 200 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है, डेल्टा वी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। आगे क्या बोला है, विद इन 1 मीटर पर सेकेंड अनसर्टेनिटी, मतलब एक्चुअल में ये डेल्टा वी की वैल्यू है। क्लियर हुआ क्या, तो
इसी चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है वो v है या डेल्टा v है। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इन माइक्रोमीटर, यूनिट चेंज करके आंसर देना है, बट फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुटअप करेंगे तो एसआई यूनिट में ही वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला ये क्या यूज करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, क्योंकि वेलोसिटी दे रखा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, अब यहाँ एम यूज करेंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स निकालना है हमें, डेल्टा वी की वैल्यू दे रखा है 1 ही है, इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 4, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। एम जो है यहाँ एम दे रखा है क्या, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो हम मास की वैल्यू लिख सकते हैं, ये मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁻31 हो गया इतना। अब यहाँ देखना, ये आपको पता है ये सारे कैलकुलेशन एक जैसे ही रहने वाले हैं हर बार। 0.3 इंटू 7 ये हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 इंटू 10⁻31, ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, -34 +31 क्या हो जाएगा 10⁻−3, ठीक है। यहाँ देखना ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 0.525, 9 से डिवाइड करेंगे ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 9×5 45, 9×8 72 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा -3। अब इसी को देखना, अगर मैं इसे क्या कर दूं 3 प्लेस से बढ़ा देता हूं तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 58 इंटू 10⁻6 मीटर, और 10⁻6 मीटर को ही क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर। पावर मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे माइक्रोमीटर में आंसर करना था, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 58 माइक्रोमीटर। तो हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज किया है तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, 58 के आसपास वाली वैल्यू रहेगी, एक्चुअल में 58 ही आ रहा है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत अगर वेरिएशन होगा तो चलेगा बेटा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, इफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 मिलीग्राम, मास तो दे रखा है लेकिन एक्चुअल में ये एसआई यूनिट में नहीं है, हमने बोला है हर एक फॉर्मूले में सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में रखेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते समय। यहाँ जो मास है 1 मिलीग्राम तो दे रखा है, लेकिन एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा 10⁻⁻6 ग्राम लिखना पड़ेगा, 10⁻6 kg लिखना पड़ेगा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, द अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंड पोजीशन विल बी, मतलब इन दोनों के साथ में इन्होंने प्रोडक्ट पूछा है। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों अलग अलग नहीं पूछा, यूनिट से। अगर आप यूनिट देखोगे ध्यान से तो वहां मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है मतलब एक यूनिट रही होगी एरर इन पोजीशन के लिए मीटर, और एरर इन वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन करते समय तो हम इक्वल टू ही लिखेंगे सर, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी हो गई 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻6। बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हो जाएंगे बेटा, आपको पता ही है। ये क्रॉस ऑफ करके कितना लिखना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 7 कितना हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻34, ऊपर जब 10⁻6 जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा, और ये 10⁻28 बचेगा। इसको जब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.525 इंटू 10⁻28, इसी को क्या लिख सकते हैं 5.25 इंटू 10⁻29 लिख सकते हैं। यूनिट क्या रहेगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में रहेगी। अब क्या दिख रहा है, इससे कौन मैच कर रहा है, ये थर्ड वाली चीज़ मैच कर रही है, थर्ड वाला ऑप्शन, समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी मास ऑफ अ पार्टिकल। अब यहाँ मास पूछा है लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाने के बाद ही निकालना है। इफ अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 10⁻8 मीटर, मतलब ये डेल्टा एक्स की वैल्यू दे रखा है, और आगे क्या बोल रहा है एंड इन इट्स वेलोसिटी इज 5.26 इंटू 10⁻25 मीटर पर सेकेंड, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू दे रखा है, तो दोनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वाला। फॉर्मूला क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m, वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻8, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीटर में ही दे रखा है। डेल्टा वी की जो वैल्यू है एरर इन वेलोसिटी ये है 5.26 इंटू 10 क्या हो जाएगा -25 इक्वल टू
एच की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा 22/7, और यहाँ m की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये 22 से क्रॉस ऑफ कर देंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, 0.3 इंटू 7 2.1 डिवाइडेड बाई 4। समझ में आ रहा होगा आपको। m इधर ले जाते हैं, बाकी सारी वैल्यूज उधर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ देखते हैं 10⁻⁻34, 10⁻⁻25 नीचे गया होगा, ऊपर ले जाने पर 10⁻+25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻+25 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 5.26। अगर इसको डिवाइड कर दे तो 0.525। समझ में आ रहा है क्या? तो यही क्या हो जाएगा देखना, यहाँ पर ये हो जाएगा 5.25 इंटू, ठीक है, यहाँ 10⁻⁻8 भी आएगा, ऊपर ट्रांसफर करेंगे ये 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ देखना 10⁻34 और 25 कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, और ऊपर इसको ले जा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻+8। नीचे क्या बचा है 5.26, ये तो नियरली क्रॉस ऑफ हो जाएंगे। यहाँ क्या बच रहा है 10⁻⁻2, 10⁻8 क्या बचा 10⁻10, 10⁻8, 10⁻2 बचा। 10⁻2 मतलब अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 0.01 kg निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा? फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, जो कि हो नहीं सकता। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 0 होगा। पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा ही एरर निकल कर आता है, बट ऐसी क्वेश्चन दे रखा है। द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm होता है। यहीं पर डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा एक्स, यहीं पर h/4πm ये 0 हो गया, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा। तो जो एरर इन मोमेंटम है ये कितना निकल कर आ जाएगा इनफाइनाइट। 1/∞ 0 लेते हैं, 1/0 इन्फिनिटी ले लेते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आया? तो ऐसी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था बेटा, क्योंकि एक्चुअल में दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू भी 0 लिख दो। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, केजी में नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट में होना ही चाहिए। ये हो जाएगा 0.2 kg। आगे क्या बोला है, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये वेलोसिटी है, डेल्टा भी नहीं है। आगे क्या बोला है, इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0.1%, यहां से एरर इन वेलोसिटी निकलेगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0.1% ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 0.1% मतलब 0.1/100 इंटू 10, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा ये निकल कर आ जाएगा 10⁻⁻²। ये डेल्टा वी की वैल्यू हो गई। आगे क्या बोला है, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज, डेल्टा वी आ गया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, यहाँ m लेना पड़ेगा, ठीक है। मास क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछी हुई है हमें, h की वैल्यू रखते हैं, ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 4, पाई एम के लिए क्या रख देंगे 22/7, m की वैल्यू कितनी हो गई 0.2 kg, और ये जो डेल्टा वी है ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10⁻²। आपको पता है ये कैलकुलेशंस कैसे करने होते हैं, 0.3 7 और 0.3 2.1 हो जाएगा, ये 4, ये 0.2 इंटू 10⁻, ये -34 है, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻32 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये 4 से जब डिवाइड करेंगे 0.525 रहा होगा, एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2.5 0.2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। 2.5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -32, तो 2.5 इंटू 10⁻−32 कौन सा आ रहा है बेटा, सबसे नियरेस्ट ऑप्शन ये है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इस पर आते हैं, क्या बोला है, सिमिलर परसेंटेज वाला ही क्वेश्चन है। इफ द मास ऑफ अ पार्टिकल इज 10⁻−10 ग्राम, पहले केजी में कन्वर्ट कर लो बेटा, वरना एरर आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले में पहले अगर अप्लाई करना शुरू कर दिया तो ये हो जाएगा 10⁻−13 kg, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसे, ठीक है। ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए। आगे क्या बोला है, एंड इट्स रेडियस इज 2 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है।
आगे क्या बोला है, इफ इट्स वेलोसिटी इज 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड with 0.0001% अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। मतलब हमें डेल्टा एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, इसका कोई काम नहीं है बेटा क्वेश्चन में, फॉर्मूले में उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो रेडियस दे रखा है, एक्स दे रखा है, डेल्टा एक्स नहीं है, वो डेल्टा एक्स तो निकालना है। यहाँ क्या बोला, इट्स वेलोसिटी इज 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा यहाँ देखना, वो ऐसा यूनिट नहीं है और वो डेल्टा वी भी नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में डेल्टा वी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0001%, मतलब 10 टू द पावर -4% ऑफ, अगर ये जो वेलोसिटी है 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर है तो मीटर में क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको निकालते हैं, 10 टू द पावर -4% मतलब 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 टू द पावर -8, एक्चुअल में कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -14। तो डेल्टा वी की वैल्यू हो गई 10 टू द पावर -14 मीटर पर सेकेंड। अब डेल्टा वी आ गया है तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4πm। अब यहाँ देखना, डेल्टा एक्स निकालना है हमें, एच की वैल्यू रख देते हैं 6.6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -34 होल डिवाइडेड बाई 4। पाई की वैल्यू कितनी रख देंगे 22/7, एम की वैल्यू कितनी रख देंगे 10 टू द पावर -13, और डेल्टा वी उधर ट्रांसफर होकर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -14, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, 0.3 7 21 2.1 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 4। पावर वाली वैल्यूज को देखना, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर ये हो जाएगा -27, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा +27। अभी यहाँ देखना, इसको जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 0.525 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा ये -7। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग है तो इसको पावर चेंज कर देते हैं, 5.25 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है बेटा, सबसे पहला वाला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। अब देखना, हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा, सिमिलर तरीके के ही कैलकुलेशंस रहते हैं, नंबर देखने में भले बड़े लगते हैं बट एक्चुअल में अगर अप्रॉक्सीमेशन यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कैलकुलेशन नहीं होते, बस एक्सप्रेशंस आपको निकालने होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जैसे एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, आगे दो पहले आपको ट्राई कर रहे हैं, सॉल्यूशन तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। यहां देखना, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी आर सेम, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डेल्टा एक्स और जो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है आपको। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि आपको कोई वैल्यूज नहीं दे रखी है बट आपको दोनों फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि एक जगह डेल्टा वी वाली चीज भी दे रखी है, एक जगह डेल्टा पी वाला भी दे रखा है, और दोनों एक ही फॉर्मूले में नहीं आते, एक डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी के लिए, दूसरा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी के लिए। तो पहले यहां से क्या करेंगे, ये डेल्टा पी वाला जो फॉर्मूला है ये तो कौन सा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4, केवल पाई रहेगा, एम नहीं। वैसे ही डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये जो डेल्टा वी वाला जो फॉर्मूला है ये वाला रखेंगे एच अपॉन 4 पाई, यहाँ एम आएगा, वहां नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वहां पुटअप करेंगे, तभी तो डेल्टा पी का एक्सप्रेशन आएगा, समझ में आ रहा है। तो हम दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे, लेकिन यहां से डेल्टा एक्स निकालेंगे और दूसरी जगह पर पुटअप करेंगे। अब यहां देखना कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू भी तो डेल्टा एक्स के बराबर ही है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इक्वल टू लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, एच अपॉन 4 पाई एम। इसको क्यों डेल्टा एक्स लिया बेटा, क्योंकि डेल्टा वी की वैल्यू किसके बराबर दिया है, डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम, बट हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, डेल्टा एक्स की। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई एम। समझ में आया क्या। तो हमने पहले डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब इसको हम पुटअप कर देंगे वहां पर, तो डेल्टा पी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, एच अपॉन 4 पाई एम, ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई आ जाएगा। अब यहाँ देखना,
इसी को अगर मैं दूसरे तरफ ट्रांसफर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये अंडर रूट, ये एच तो नीचे चला जाएगा और ये 4 पाई m ऊपर आ जाएगा। अब ये देखना, ये एच और 4 पाई को अंदर ले जा लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ये, इसी को देखना एच, सॉरी, इस सबको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4 पाई m। एच को हम अंदर ले गए तो ये कितना हो गया, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई को अंदर ले गए तो कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, और ये एच, एच से ये एक एच कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर वाला, यहीं से 4 पाई से एक स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और 4 से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4 पाई नीचे बच जाएगा। अगर आप देखोगे इसी को तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, एच, ऊपर क्या बचा है m, 4 पाई तो कैंसल आउट हो गया, नीचे क्या बचा 4 पाई। तो एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन निकल कर आया है हमारे एरर इन मोमेंटम के लिए, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के लिए, वो कितना निकल कर आ रहा है, अंडर रूट ऑफ HM अपॉन 4 पाई। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक। तो ध्यान देना है, ये एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करने हैं बट मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है। हमने दोनों फॉर्मूले को यूज कैसे किया, पहले डेल्टा वी की बराबर, डेल्टा वी की वैल्यू डेल्टा एक्स के बराबर रख दी, यहाँ पर डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया और उसको दूसरे फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। क्लियर हुआ क्या? सिमिलर तरीके से आपको एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूं, फिर आप आंसर तो चेक कर ही सकते हो। यहां क्या पूछा है क्वेश्चन में, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो डेल्टा पी के बराबर है, पिछले बार डेल्टा एक्स और डेल्टा वी बराबर दिया था। अब आगे क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटीज का एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्या करोगे, आपको तो इतना क्लियर हो गया होगा कि दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे। ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये क्या होता है एच अपॉन 4 पाई। वहीं पर ये वाली इक्वेशन कौन सी होती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। तो अब आप क्या करोगे, डेल्टा वी निकालना है, तो यहाँ डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन निकालोगे और उसको वहाँ डेल्टा एक्स की जगह पुटअप कर दोगे तो डेल्टा वी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। खुद से ट्राई कर सकते हो क्या बेटा, ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ देखना, डेल्टा पी की वैल्यू भी तो डेल्टा एक्स के बराबर ही है, तो इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू लेकर सॉल्व कर रहे हैं एच अपॉन 4 पाई। ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हो गया एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है उसको उठा के वहां पर पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या रख देंगे, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा वी और इक्वल टू क्या कर देंगे एच अपॉन 4 पाई m। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, डेल्टा वी का एक्सप्रेशन निकाल लेना है। डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई m, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 4 पाई। हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखना, अगर आप अंडर रूट के अंदर ले जा लोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। आपको अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है कौन, इधर नीचे वाला 4 पाई अंडर रूट आ जाएगा, ये एच अंडर रूट आ जाएगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सारे डिटेल में कैलकुलेशंस करके बता रहा हूँ आपको। ये m जब अंदर चला जाएगा तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर ऊपर वाला क्या हो जाएगा 4 पाई और ये नीचे वाला हो जाएगा h, h से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से ये नीचे वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या चीज़, ये भी 4 पाई बचेगा। अब ये देखना, 4 और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा m। ये अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, h, ऊपर तो सिर्फ h और नीचे सिर्फ क्या बचा रह जाएगा, पाई। तो 1/2m अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा, 1/2m अंडर रूट ऑफ एच अपॉन पाई, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आज के लेक्चर का भी सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखना क्या है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो किसके डबल है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी है, ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम।
ठीक है, ये दिया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, डेल्टा वी का वैल्यू जो है वो निकालना है। मतलब वहाँ फॉर्मूला फिर अगेन दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लिखते हैं। जबकि ये डेल्टा वी वाला जो फॉर्मूला होता है ये कौन सा होता है, ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा एक्स का एक्सप्रेशन निकालना है और वहाँ पर पुटअप करना है आपको। ठीक, तो यहाँ देखते हैं डेल्टा पी, अब डेल्टा एक्स नहीं रखेंगे, डेल्टा एक्स बाई 2 रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल्टा एक्स बाई 2 आएगा पी की वैल्यू, डेल्टा पी की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ देखना, ये हो गया डेल्टा एक्स, ये हो गया डेल्टा एक्स बाई 2, ये इक्वल टू रख देते हैं एच अपॉन 4 पाई। यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाएगा एच अपॉन 2 पाई। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 2 पाई। इसको उठाकर वहाँ रख देंगे बेटा डेल्टा एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में क्या, अंडर रूट ऑफ एच अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू, ये हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम। अब डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ देखना, ये हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम, ये अंडर रूट इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये एच नीचे चला जाएगा और ये 2 पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, इसको अंदर ले जाते हैं स्क्वायर रूट के, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन एच जो पहले से था। एच से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 8 बचेगा। एक्चुअल में जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो क्या दिख रहा है, देखना ऊपर सिर्फ एच बचा है, नीचे 8 बचा है, पाई बचा है, एम स्क्वायर बचा है। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, ये एम स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो ये एम आ जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट लेने के बाद ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एच अपॉन 2 पाई, और एच अपॉन 2 पाई को हम और क्या लिख सकते हैं 1/2m अंडर रूट एच बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट लिख सकते हैं, ऐसा पहले बताया हुआ था। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है बेटा, 1/2m अंडर रूट एच बार। ये जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसके साथ ये मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ, इसलिए ध्यान देना है, ये जो एच बार जो है इसके साथ मैच कर रहा है वो। ठीक, अब सबसे लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है, ठीक है, क्वेश्चंस तो हम सारे ट्राई कर चुके हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या चीज कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्या बोलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो पोजीशन है, जो पोजीशन है वो हम एग्जैक्ट कभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्या रहेगा, एरर रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बोर्स मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन इतना फिक्स्ड रेडियस पर प्रेजेंट होगा, वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब उसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा, क्योंकि हम ये बता नहीं सकते कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी पोजीशन एक्यूरेट कौन सी है, क्योंकि इसके हिसाब से कुछ ना कुछ एरर तो हमेशा पॉसिबल है। कहने का मतलब इस रूल के हिसाब से जो एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एग्जैक्ट पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एटम, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रूल्ड आउट हो जाता है। रूल्ड आउट कहने का मतलब जो बोर्स मॉडल कहता था ये तो गलत प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कि उसका कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं रहेगा, जैसे वो बोलता था कि सर्कुलर पाथ में इतने डिस्टेंस पर रिवॉल्व करेगा। ठीक है, लेकिन हम उसके पाथ को एक्यूरेट बता ही नहीं सकते, क्योंकि पोजीशन हम एक्यूरेट कभी निकाल ही नहीं पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा ही है। ठीक है, कहने का मतलब हम ये बोल नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ कौन सा है। समझ में आया बेटा, क्योंकि उसमें एरर हमेशा ही रहेंगे। और इसीलिए नेक्स्ट वाले जो मॉडल्स थे, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो था, जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं करते, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मतलब किसी भी जगह पर फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पोजीशन,
किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कितने हैं, इसकी बात करते हैं। हम ये नहीं बता सकते 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि उसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि वो पोजीशन निकालना ही पॉसिबल नहीं है एक्यूरेट। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब क्या है, चांसेस। ठीक है, कि चांसेस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि किसी भी पोजीशन पर, कहने का मतलब अगर ये एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पर है तो इस पोजीशन पर होने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि 100% तो वो वहां पर मिलेगा ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये वाली जो चीज है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने जो लिमिटेशन क्रिएट कर दिया बोर मॉडल के लिए, इससे बाकी साइंटिस्ट को लगने लगा कि हमें इसको कुछ दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सोचना पड़ेगा, और इसलिए फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल निकल कर आया। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। और दूसरी चीज, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उनके लिए ये नेग्लिजिबल रहेगा, तो हम वहां पर अनसर्टेनिटी की बात नहीं करते। ठीक है, ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम नहीं बोलते। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं बोलते, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए बोलते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत भी एरर मायने रखता है। इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए वो मायने रखता है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे मेजर टॉपिक, जिसको हम दूसरे चैप्टर में भी हर जगह, इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, आगे वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं उनकी जरूरत पड़ते रहेगी, उस मॉडल की। कौन सा मॉडल है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या जिसको और नाम से जानते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। तो बहुत सारे लेक्चर्स में हम उसको डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए वाले पोर्शन के साथ, इसी चैप्टर का सबसे लास्ट वाले पोर्शन के साथ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के साथ। ठीक है बेटा, तो थैंक यू, बाय बेटा।